नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। डेली करंट अफेयर्स ऑफ 12 अप्रैल 2022 में आज के जो कंटेंट है बेसिकली वो उसको हम लोग फोकस करेंगे और सोर्स रहेगा आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। राइट, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल बता देना चाहता हूँ दैट इसका जो डाउनलोडिंग लिंक रहेगा पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में डाल दूंगा। एंड गाइज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण बेसिकली ये वीडियोज़ जो है ना थोड़े लेट अपलोड हो रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, लाइक इवेंचुअली इट विल बी फाइन। राइट, सो जस्ट कॉपरेट विद अस। एनीवेज, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेसिकली न्यूज़ के रिलेटेड सक्षम कैंपेन आसाम ट्रिब्यून से लिया गया यह। आप एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 कंजर्वेशन जो टॉपिक है ना उससे आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो। सक्षम है क्या भैया? ये एक स्पेशल मास अवेयरनेस ड्राइव है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ना देखो, पेट्रोल को कितना अंधाधुन अपन इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, देखो भले ही पेट्रोल पहले 80 रुपया था लीटर, तब भी अपन इस्तेमाल करते थे। 90 हो गया फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 हो गया तब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप बताइए ना, आप अपने पापा से पूछिएगा, आप अपने भाई बहन भैया, आप खुद ही देखिए ना, क्या आपने पेट्रोल का यूज करना घटाया है? नहीं। राइट, वो कितना भी बढ़ेगा हम लोग बढ़ाते रहेंगे। राइट, तो और हम अच्छा, पेट्रोल है क्या? यह एक फॉसिल फ्यूल है, यह एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या अनलिमिटेड है दुनिया में? नहीं ना, अल्टीमेटली कोई तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ना जिसमें ये खत्म हो जाएगा ना। अब सवाल ये होता है दैट ठीक है, दुनिया भर में इस टाइप का कंजर्वेशन कैंपेन क्यों चल रहा है भैया? पेट्रोल को क्यों हम लोग, ठीक है यार अपना पैसा दे रहे हैं, हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे भाई? अपना हक है, अपना पैसा है। देखो ठीक है, पैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, बट क्या आ रहा है ना, पेट्रोल का जो यूजेजेस से जो कार्बन एमिशन होता है ना वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जाता है। राइट, और वो एटमॉस्फेयर में जाके अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ओवरऑल हम अगर सीधा सीधी बोले तो ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, मैंने सोचा चल भाई मेरे से क्या होगा, मैं अकेले यूज करूंगा यार। आप भी वैसा सोचोगे, सब कोई अगर इंडिया में सब कोई ऐसा सोचे, 130 करोड़ जनता अगर सब कोई ऐसा ही सोचने लग गया फिर तो ऐसा होगा ही नहीं ना। इसीलिए कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं दैट इस टाइप के कैंपेन चला के कहीं ना कहीं एक मोरल सुएशन किया जाता है लोगों को, है ना, जिससे लोग अपने एटीट्यूड चेंज करें। एंड एटीट्यूड चेंज मतलब जैसे हमारा बिहेवियर क्या, अगेन जैसे मैंने बोला ना दैट 80 रुपया लीटर था तब भी अपन फिर गाड़ी चलाते थे। 90 रुपया, 100 रुपया, अब अगर ये 200 रुपया हो गया ना फिर भी चलाएंगे, ये भी मैं गारंटी आप लिख कर रख लो। राइट, तो इस टाइप के कैंपेन्स के थ्रू बेसिकली लोगों के बिहेवियर चेंजेस करने के लिए अपील की जाती है, जिससे नो डाउट आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ही, बट कम करें यार। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर से विद इन 500 मीटर रेंज में कुछ सामान खरीदने वाला हो, सो से फॉर एग्जांपल एक पावर टी या फिर एक जैम बटर खरीदने जा रहे हो, तो आप क्यों यार, उससे अच्छा पैदल चल लो ना, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, है ना, क्यों गाड़ी लेकर निकलना है? तो इस टाइप से क्या होगा ना दैट, इसीलिए तो बोला बिहेवियर चेंज, दैट इज हम अगर छोटे डिस्टेंस के लिए भी गाड़ी अगर यूज करते थे उसको बंद कर दो। हाँ, आप ऑफिस में जा रहे हो जाओ, है ना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, बट ये सब में मत करो। ठीक है, तो और इस टाइप के कैंपेन्स जो है चलाई जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। नाउ कि ये क्या होता है, डोंट वरी, विल डिस्कस अबाउट इट। बट ओवरऑल इस कैंपेन का एम क्या होता है, या एम यही होता है दैट ये फॉसिल फ्यूल के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट फॉसिल फ्यूल के यूसेजेस से इंसान का हेल्थ, ओवरऑल इन्वायरमेंट का में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वह सब बेसिकली बतलाया जाता है। राइट, और यह कैंपेन अगेन पैन इंडिया में चलाया जा रहा है। राइट, एंड ऑफ कोर्स अभी क्योंकि आसाम में था तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। वैसे इस अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट अभी नहीं किया गया, बहुत पहले अराउंड 30 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, 1991 में। जी हाँ, और तब स्टार्ट किया गया था इन द नेम ऑफ ऑयल कंजर्वेशन वीक, बट धीरे धीरे नाम तो चेंज होता ही है। देखो ना, 2017 में बाद में इसका नाम सक्षम हो गया। फुल फॉर्म क्या है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, है ना। 1997 में फिर से इसका नाम चेंज हो गया था इनटू ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फोर्टनाइट। देख रहे हो, अलग अलग नाम होता है। अब देसी नाम आया है ना, पहले विदेशी नाम थे, सारे अंग्रेजी में थे, बट अभी हिंदी वाला नाम है। एनीवेज, चलो ये तो मजाक वाला बात रहा। अब हम लोग जान लेते हैं PCRA, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बारे में। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या? ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। किन के अंडर किया गया है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना ये। तो
ये एक नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी भी है, काइंड ऑफ ये आप बोल सकते हैं थिंक टैंक है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को भी रिकमेंड करती है दैट कैसे एफिशिएंटली आप वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को मैनेज कर सके विद द स्पेशल फोकस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीसीआरए का, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का। इट एम्स एट मेकिंग ऑयल कंजर्वेशन अ नेशनल मूवमेंट। देखो इसका एम से ही आपको पता चल जाएगा, दैट आप समझ जाओगे दैट हाँ ऑब्वियसली ये जो काम, ये सक्षम जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ये पीसीआरए द्वारा ही चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द मासेस दैट क्या इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, क्या मेथड, कैसे हम लोग करें कंजर्वेशन, क्या बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है, ये सब बतलाना है ना। और कहीं ना कहीं अगर R&D एक्टिविटीज अगर कोई चल रहा है ना, अगर सोचो कोई फ्यूल एफिशिएंट इक्विपमेंट बना रहा है तो उसमें स्पॉन्सरशिप करना पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का काम है, राइट। टू टेक द मैसेज टू द पीपल, है ना, दैट हाँ एक्चुअली में अगर हम इन पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन घटा दे तो क्या फायदा हो रहा है, राइट। और कैसे, थ्रू इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट भी दोस्तों न्यूज़ असम ट्रिब्यून से ही लिया गया है। वैसे ये न्यूज़ आपको डिफरेंट नेशनल डेलीज में भी आपको मिलेंगी, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट सिर्फ आपको असम ट्रिब्यून में ही मिले। इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, द हिंदू उठा लो, कहीं पर भी देखो ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत कमाल का काम कर दिया इंडिया में। क्या किया भाई, क्या कमाल किया है? एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, मतलब अभी तक का बोला जाता है पूरा दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट देखो मोस्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एंटी टैंक वेपन है वर्ल्ड में। मतलब क्या होता है ना, देखो ये है हलीना। अब ये जो है ना फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल में काम, एक बार डाल दो, एक बार छोड़ दो इसको टारगेट में, उसके बाद भूल जाओ। ये टारगेट अगर मैनूवर भी कर रही है ना, उसको मैनूवर भी करते हिट कर देगी, इतना सटीक है। और इसका एकदम सक्षम, एकदम राइट, एकदम सक्सेसफुल परीक्षण हो गया है विद द हेल्प ऑफ कोर्स डीआरडीओ के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी प्रेजेंट थी। अब देखना कोई भी आप इस टाइप के न्यूज़ में देखते हो दैट हाँ ये तीनों विंग्स मतलब एक साथ कर रही है, यूजुअली आप देखोगे हाँ डीआरडीओ अकेले कर लेती है, बट जब ये सब वहाँ पर उनके प्रेजेंस में हुआ तो कुछ तो है भाई, कुछ तो इंपॉर्टेंस है। अब कुछ तो अगर इंपॉर्टेंस है, मैं भी आपको नहीं बोलूंगा क्या इंपॉर्टेंस है, बट आप समझ जाओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस बन जा रहा है, ठीक है। देखो ये इंडिकेशंस है, ये न्यूज़ जो कुछ भी रहता है ना न्यूज़ में, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे देता है दैट कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी एस्पेक्ट आपके लिए, ठीक है। तो मेक श्योर दैट ये सब अच्छे से पढ़ के जाओ। क्या पढ़ना है भाई, सिंपली यही तो याद रखना, एंटी टैंक वेपन है ये, है ना। अच्छा, इसको फाइट सक्सेसफुली किया गया है, ऑफकोर्स चलो ये देख ही रहे हो क्या क्लियरली आप। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। देखो ये किसके अंडर बनाया गया, कौन से इनिशिएटिव के अंडर, वो है IGMDP ना। आप बोलेगा सर ये तो मैं हर न्यूज़पेपर में नहीं देखा हूँ, आसाम न्यूज़ ट्रिब्यून में तो ये तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। देखो मेरा क्या काम है दैट जो भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ रहता है ना, वो सब कभी कभी ब्रीफली दे दिया जाता है, राइट। बट हमारा क्या काम है, हम लोग तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग को पढ़ रहे हैं, राइट। एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाए इससे रिलेटेड, तब आपको एटलीस्ट सोचो मत डरो या कहाँ से पूछ लिया। बट एनीवेज मैं आपको पहले ये बतला देना चाहता हूँ दैट ये जो हेलिना अभी जो टेस्ट किया गया, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है ऑफ क्या, ऑफ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो क्या है नाग मिसाइल। और अगेन नाग मिसाइल जो है ना, इट इज डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड अंडर दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा कंसीव किया गया था भाई, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया था भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1983, जिसको फाइनली कंप्लीट किया गया था 2012 में। अच्छा, इसमें जो है ना 5 मिसाइल्स को बनाया गया है और उसका निमोनिक है पटना, PATNA। P stands for पृथ्वी, A stands for अग्नि, T stands for त्रिशूल, N stands for नाग और A stands for आकाश, ठीक है। ये जस्ट निमोनिक याद कर लो, ये क्या क्या है, आप अगर याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद कर लो। अग्नि मिसाइल के बारे में तो कौन नहीं जानता है भाई, अग्नि मिसाइल से हम लोग पूरा चाइना को हम लोग हिट कर सकते हैं, राइट। पृथ्वी मिसाइल के बारे में भी अब पता रहना चाहिए आपको, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब समझे, मतलब आप प्रोजेक्टाइल से एक जगह छोड़ दो, उसके बाद वो कहीं धमाक से गिरी जाएगा, राइट। तो ये हो गया बैलिस्टिक, वो प्रोजेक्टाइल मोशन से। और ये क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ होता है एयर, जैसे अभी वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है ना हेलिना, ये क्या था, एयर टू सरफेस, है ना। अगर सोचो सरफेस में अगर कोई आपका जाकर टैंक गुजर रही है तो हेलीकॉप्टर से ही वहां पे हिट कर देगा, सीधा टैंक के ब्राम से मारेगा, टैंक को उड़ा देगा, राइट। वैसे त्रिशूल ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर त्रिशूल, ठीक है। नाग ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। चलो ये सब चीजें ध्यान में रखना, है ना।
एनीवेज नेक्स्ट इज कोल गैसिफिकेशन के रिलेटेड है, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है वो प्लान कर रही है दैट ए कोल गैसिफिकेशन प्लान जो है सेटअप करना, कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसीलिए यह न्यूज़ में था। ठीक है, अच्छा आपको तो पता ही है दैट वैसे भी अगर देख लीजिएगा लार्जर अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इंडिया का गोल है कहीं ना कहीं दैट 2030 तक जो हम लोग कोल का कंजम्पशन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि कोल इज वन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट, राइट, तो इसका हम लोग कंजम्पशन को घटा दे टू द हाफ, जिससे ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट जो है ना दुनिया में वो कम से कम हो सके। इसलिए कोल गैसिफिकेशन जो है यह एक ग्रीनर ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन फर्नेसेस। अब कोल गैसिफिकेशन में होता क्या है भैया? देखो इस प्रोसेस एक ये प्रोसेस है बेसिकली, है ना, एंड जिससे एक गैस प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सिन गैस। अब ये सिन गैस किस किस का मिक्सचर होता है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इस मिक्सचर को ध्यान रखिएगा। सिन गैस जो है यह मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नेचुरल गैस दैट इज मीथेन CH4 और वाटर वेपर का। अब क्या होता है ना, गैसिफिकेशन के दौरान कोल को जो है ब्लो कर दिया जाता है विथ ऑक्सीजन एंड स्टीम वाइल ऑल्सो बीइंग हीटेड अंडर हाई प्रेशर के अंदर भी इसको हीट किया जाता है। अब रिएक्शन के दौरान क्या होता है दैट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ऑक्सीडाइज करती है कोल एंड प्रोड्यूस करती है नेचुरल गैस को। ठीक है, तो उसी गैस का फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे? देखो, अब ये गैस जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, कोल को जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, गैस को तो आराम से इजी है ना ट्रांसपोर्ट करना। कोल में ज़्यादा खर्चा है, इसमें सिर्फ आप पाइपलाइन बिछा दो, आप आराम से एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द लोकल पोल्यूशन प्रॉब्लम। जी हाँ, इनफैक्ट इसका एफिशिएंसी भी जो है ना ग्रेटर है देन द कन्वेंशनल कोल बर्निंग बिकॉज इट कैन इफेक्टिवली यूज द गैसेज ट्वाइस। कैसे भैया? पहला वाला में तो कोल गैस जो है ना उसको पहले क्लीन किया जाता है इम्प्यूरिटीज़ के द्वारा, मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको टरबाइन में घुसाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। अब जो टरबाइन से घुसा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया उससे एग्जॉस्ट भी तो निकलेगा है ना जी, वही वाला गैस तो एग्जॉस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट निकलेगा। उस एग्जॉस्ट को फिर से रिकैप्चर कर दिया जाता है। देखो दो इसका डबल, इसके इसलिए बोलते हैं इसका ट्विन फायदा होता है, समझ लो, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज नेक्स्ट देख लेते हैं SECI इंडेक्स, दैट इज स्टेट और एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। नाउ ये है क्या? देखो यह पहला इंडेक्स है जिसका एम है ट्रैक करना द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ऐसा तो हम लोग दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं ना दैट भैया हम तो क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे। अरे भाई क्या कर रहे हो? ग्राउंड लेवल में कुछ रिपोर्ट है क्या आपके पास? वही चीज इस स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के द्वारा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, These parameters have been devised keeping in mind India's goal for climate change। आपको तो पता ही है वर्ल्ड फोरम में हम लोगों ने क्या क्या वादे कर दिए मोदी जी ने, तो आप वादे अगर करोगे तो भैया ग्राउंड लेवल में उसको हमें अचीव भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने ऑफकोर्स ये द हिंदू से लिया गया है, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी से डायरेक्टली आप इसको रिलेट कर सकते हैं GS3 से, है ना। और हाँ, इसका एज अ फोल्डर पॉइंट ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आंसर शीट्स में। बट एनीवेज आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा दैट किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, अब नीति आयोग हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 6 पैरामीटर्स के हिसाब से उसको तोलती है और अल्टीमेटली इंश्योर करती है दैट ओवरऑल रैंकिंग ग्लोबल लेवल में क्या क्या काम कर रहा है। जैसे आपको बतलाऊंगा मैं, आने ये इसको डिस्कस करने से नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, अच्छे से समझोगे। ठीक है, स्टेट्स को जैसे कैटेगराइज की जाती है इनटू ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। कैसे भैया? कुछ बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं हमारे देश में, जैसे अब राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छोटे छोटे स्टेट है जी, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है। ठीक है, तो लार्जर स्टेट को अलग रखा गया है और स्मॉलेस्ट स्टेट मतलब कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है जी? गोवा। उसके बाद कौन है? सिक्किम। थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है? त्रिपुरा, है ना। तो स्मॉलेस्ट स्टेट और लार्जर स्टेट को अलग अलग कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसमें स्टेट वाइज हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो वो सब भी इसलिए मैं आपको इन बिटवीन द लाइंस अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, एनीवेज सिर्फ स्मॉल और लार्ज स्टेट नहीं बल्कि यूटीज़ को भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं और इस इंडेक्स को लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पुराना डेटा दैट इज 2019। देखो पुराना डेटा के हिसाब से ही ना अभी रिपोर्ट निकालोगे जी, कॉमन सेंस लगाओ ना। अब सोचो अगर
टू 2023 2024 को अगर कुछ रिपोर्ट आएगा ना, तो उसका जो डेटा का रेफरेंस रहेगा वो 2021 2022 रहेगा, समझ रहे हो। तो अभी जब 2022 को हमारे पास ये रिपोर्ट आया तो वो पुराना डेटा से ही हम लोग निकालेंगे, ये कॉमन सेंस लगाओ कभी भी, ठीक है। इट रैंक्स द स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑन 6 पैरामीटर्स, जैसे मैंने बोला था ना 6 पैरामीटर्स के हिसाब से, वो 6 पैरामीटर्स है क्या, डिस्कॉम्स का जो परफॉर्मेंस क्या है वहाँ पर जो एनर्जी कंपनीज है, राइट। उसके बाद एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी कैसी है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स कैसे चलाई जा रही है उस राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी ओवरऑल कितनी है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, और न्यू इनिशिएटिव्स ओवरऑल क्या क्या उन स्टेट्स के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। तो ओवरऑल पाया गया है द टॉप परफॉर्मर जो है ना अमंग द लार्जर स्टेट्स अगर देख लीजिएगा वो है गुजरात, केरल और पंजाब, राइट। गुजरात बिंग द एट द टॉप, मतलब SECI इंडेक्स में, राइट। उसके बाद केरल, उसके बाद पंजाब, क्लियर है। बट वहीं पर ये तो लार्जर स्टेट का बात करें, स्मॉलर स्टेट की अगर बात करें तो स्मॉलर स्टेट में सबसे अच्छा काम किया गोवा ने, उसके बाद त्रिपुरा ने, उसके बाद मणिपुर ने, ठीक है। अच्छा, अब यूटीज के बारे में अगर देखें तो चंडीगढ़ रैंक्स एट द टॉप, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। बट साथ ही साथ और भी कुछ कुछ पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, देखो पहला वाला ही है क्या, डिस्कॉम परफॉर्मेंस है ना, तो इसमें पंजाब ने बेस्ट परफॉर्म किया है, राइट। वैसे ही अगर यह वाला सेकंड वाला पैरामीटर दे देना एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, उसमें केरला ने टॉप परफॉर्मेंस किया है, राइट। वैसे ही अगर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, देखो न्यू इनिशिएटिव लिखा हुआ है ना, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव थर्ड नंबर देखो, है ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा हरियाणा ने किया है। और वहीं अगर तमिलनाडु को देखें तो एनर्जी एफिशिएंसी के कैटेगरी में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, मतलब टॉप जो है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग। तो यूपीएससी अगर सोचो बहुत ही उनको हद से ज़्यादा टफ अगर करना है ना, हद से ज़्यादा अगर टफ करना है तो वो ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे, बताओ भैया इस SECI इंडेक्स में जो है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव से किस राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसीलिए भाई देखो हम लोग को सब समय ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए दैट हाँ इजी क्वेश्चन आएगा। भैया सिविल सर्विस के लिए तैयार कर रहे हो, इजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट अगर कर सकते हो तो ये भी कॉपी में लिख लो दैट पंजाब किस फैक्टर के लिए अच्छा है, डिस्कॉम परफॉर्मेंस के लिए पंजाब को अच्छा मिला है, राइट। वैसे केरला को एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी का अच्छा मिला है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव हरियाणा के द्वारा अच्छा से चलाया जा रहा है, वैसे ही एनर्जी एफिशिएंसी में तमिलनाडु इज डूइंग बेटर, राइट। तो ऐसे करके नोट कॉपी में बना लो भैया, किसको पता है कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू से लिया गया यह जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स। रिसेंटली आरबीआई ने बेसिकली इशू किया फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट। पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट मतलब समझ रहे हो, आप अगर कहीं पर पेमेंट करते हो ना, जैसे यूपीआई को पेमेंट कर रहे हो, राइट, कोई दूसरा जगह सोचो आप अपने रीजन में कर रहे हो, है ना, एक पर्टिकुलर मार्केट में कर रहे हो, ठीक है। और सोचो ये पूरा रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ये छोड़ो ये सब पढ़ो मत, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा, आप पहले ये देखो। सोचो ये आपका रीजन है, सोचो ये गुवाहाटी है, ठीक है। सोचो गुवाहाटी के ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में सोचो 95% जो है ना लोग यहीं पर पेमेंट करते हैं, एक उधर होगा मतलब यूपीआई है ना, उसके बाद डिफरेंट पेमेंट सिस्टम जो है यहीं पर मैक्सिमम। अब क्या हो रहा है, सरकार बोल रही है दैट इसको जियो टैग कर दो, दैट इज अगर सोचो आपने इस वाले शॉप में पेमेंट किया तो पता चल जाएगा दैट उस शॉप का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, समझ रहे हो। तो सरकार को पता चला जाएगा दैट ओवरऑल गुवाहाटी में ये ऐसा रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा पेमेंट हो रही है। सोचो ऐसा ही जो है बहुत जने ये इसी रीजन में कर रहे हैं, और यही ना बोल रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सोचो इसी रीजन में 95% से ज्यादा पेनिट्रेशन है, राइट, और इस रीजन में एकदम एकदम 1% पेनिट्रेशन है। तो सरकार को डेटा पता चल गया दैट कौन सा रीजन है जहां पर बहुत ही कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकार सोचेगी चलो ये तो पहले से डेवलप्ड है, चलो इस रीजन को भी डेवलपमेंट करते हैं। समझ रहे हो बात, अब समझ गए क्यों जियो टैगिंग के बारे में बताया जा रहा है। और वही इसी के बाद इसके बारे में देखो वही चीज़ लिखा है, जियो टैगिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत एडिशन किया जाता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को, है ना, कोई भी जीपीएस इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, एंड इट कैन बी अप्लाइड टू एनी मीडिया। अच्छा चलो ना, ये सब फालतू चीज़, मैंने आपको मेन चीज़ जो है वो सब समझा ही दिया यार। बट इससे क्या होगा वो भी चीज़ मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन का पता चल जाएगा, तो इसीलिए सरकार के लिए ईजी हो जाएगी फ्यूचर में कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण, राइट। और साथ ही साथ अगर सोचो जैसे मैंने बोला ना, इस रीजन में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, इस रीजन में क्यों नहीं हो रहा है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, शायद डिजिटल लिटरेसी, तो सरकार इस रीजन में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी चला सकती है। समझ रहे हो बात, है ना। यही नहीं, स्कोप रहेगा फॉर डिप्लॉइंग एडिशनल पेमेंट टच पॉइंट्स, है ना। सोचो ऐसा भी तो हो सकता है दैट यहाँ पे इसलिए शायद नहीं हो रहा है, शायद यहाँ पे पेमेंट टच पॉइंट्स है नहीं उतना शायद, है ना। तो सरकार कोशिश करेगी दैट इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस टाइप से जिससे कि होलिस्टिक एक डेवलपमेंट लाया जा सकता है, समझ रहे हो बात। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में न्यूज़ था। क्यों भैया? क्योंकि चीफ जस्टिस जो है ना इंडिया के एन वी नरमने, उन्होंने स्ट्रेस किया है दैट देखो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीड देयर इज नीड फॉर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्योंकि सब कोई अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे तो ऐसे ही तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर में बहुत बर्डन है, केसेस ऐसे ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इस एडीआर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। क्यों? अच्छा, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो? GS2 जुडिशियरी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म से आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो। एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यह है क्या? देखो, यह एक बेस्ट सोल्यूशन रिजोल्यूशन प्लान बोला जाता है, राइट? किसके रिलेटेड? इससे यूज करने से फायदा यह होगा दैट कोर्ट में जो लिटिगेशन है वो बहुत हद तक घटेगी, और इसको कुछ कुछ डिवाइसेस है जिसके थ्रू एडीआर किया जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। वो क्या क्या है? एक है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कॉन्सिलिएशन, तीसरा है मेडिएशन और चौथा है निगोसिएशन। ठीक है, इन चार के थ्रू बेसिकली यह किया जाता है ना। एक एक डिस्कस करें क्या क्या है, उसके बाद आप समझिएगा दैट क्यों चीफ जस्टिस जो है हमारे बोल रहे थे दैट हाँ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करना चाहिए। पहले ये सब जान लो, ठीक है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? सोचो कोई डिस्प्यूट है आपके और मेरे बीच में, है ना? आपने मेरा चॉकलेट खा लिया, है ना? तो मैंने कोर्ट में कर दिया दैट हाँ इस बंदे ने मेरा चॉकलेट खा लिया, ठीक है? अब क्या होगा? आर्बिट्रेशन में एक ट्राइब्यूनल में हम लोग जाएंगे, राइट? और डिस्प्यूट का निवारण किया जाएगा दैट हाँ आपने इसका चॉकलेट खाया तो आप इसको 10 रुपये दे दो, ठीक है? तो और वो जो डिस्प्यूट होगा वो बाइंडिंग इन नेचर होगा, मतलब आपको मुझे 10 रुपये देने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने मेरा चॉकलेट खा लिया, ठीक है? चलो ओके, चलो अब क्या होगा? आर्बिट्रेशन समझ गया आपने। कॉन्सिलिएशन, अब कॉन्सिलिएशन जैसे ये वाला बाइंडिंग है ना, तो कॉन्सिलिएशन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है? अब बट इसमें भी एक इम्पार्शियल जो है थर्ड पार्टी आता है, कॉन्सिलेटर। मतलब आपने मेरा चॉकलेट खाया, आपने मेरा चॉकलेट खा लिया, ठीक है? अब एक थर्ड पार्टी बंदा आया, है ना? और वो सुनेगी दैट आपने इसका चॉकलेट क्यों खाया, क्या ये भूखा था बंदा, ठीक है? तो वो म्यूचुअली एक सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट सेटलमेंट करना चाहेगी दैट ठीक है चलो चॉकलेट खा लिया, वो तो भूखा था, बट आप क्योंकि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ तो बोलेगा चल भाई 10 रुपये नहीं आप 5 रुपये ले लो, ठीक है? तो एक काइंड ऑफ हाँ म्यूचुअली हम लोग म्यूचुअली समझ गए, चलो वो समझ गए। मेडिएशन, अब मेडिएशन में क्या होता है? इसमें भी एक इम्पार्शियल पर्सन आता है जिसको मेडिएटर कहते हैं, राइट? एंड ही ऑल्सो हेल्प्स द पार्टीज टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है? और यहाँ पे लेकिन असिस्ट करता था, बट यहाँ पे मेडिएशन में ये मेडिएटर आएगा, मेडिएटर बोलेगा देखो भाई नहीं नहीं, यही खुद अपना वर्डिक्ट सुना देगा, ठीक है आपने क्योंकि इसका चॉकलेट खाया तो इसको 2 रुपये आप दे दो और आप दोनों निगोशिएट कर लेना, बाद में एक साल एक महीना में 1 रुपया करके देते रहना, ठीक है? नेक्स्ट इज निगोसिएशन। ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है इन विच डिस्कशंस बिटवीन द पार्टीज आर इनिशिएटेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टीज। मतलब आपको और मेरे को साथ बीच में रख दिया जाएगा और बोलेगा देखो भाई क्यों थर्ड पार्टी को लेना चाहते हो, खुद ही डिस्कस करके सुधार लो ना चीज़ों को, ठीक है? तो हम लोग आपको मैं निगोशिएट करूंगा आपसे, नहीं नहीं देखो तुमने मुझे मेरे 10 रुपये का चॉकलेट खाया तो मुझे इतने पैसे दो समझ रहे हो? तो ये चीज़ है दैट हाँ थर्ड पार्टी निगोशिएशन में चाहिए भी नहीं होता है, समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ याद रहेगा, अगर यही याद रहे तो वो मुश्किल है फिर। एनीवेज, नेक्स्ट इज PM दक्ष योजना, न्यूज़ में था, PIB से लिया गया है ना। एग्जाम यूटिलिटी परस्पेक्टिव से GS2 पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज सेड दैट अराउंड 2,71,000 पर्सन्स विल बी ट्रेन्ड ओवर द 5 years। आने वाले 5 साल में जो है ना 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग को ट्रेन किया जाएगा अंडर PM दक्ष योजना। ना ये PM दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ना इसका एम क्या है? देखो इसका एम यही है दैट वैसे यूथ्स होते हैं ना जो क्या जिनके पास बेसिकली सोचो कुछ जॉब नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट, राइट? तो उनको शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में स्किल प्रोवाइड करना जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नियरली इतना पर्सन्स को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया और 17,000 जो है उनको प्लेसमेंट भी इनसे मिल गया है अच्छा खासा जगह में। अच्छा खासा मतलब वो वाइट कॉलर जॉब मत समझना, बड़े बड़े डेलॉयट, फेसबुक, गूगल वो सब में नहीं जॉब मिलेगा इस सबसे, है ना? क्योंकि अगेन स्किल जब सिखाया जाएगा उसके लिए तो आपको इंजीनियरिंग वो सब करना पड़ेगा, है ना? एनीवेज, अंडर द स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रेनीज एंड द स्टाइपेंड ऑफ इतना रुपीज पर मंथ
पर ट्रेनी विल बी गिवन फॉर ट्रेनीज हैविंग 80% एंड अबव अटेंडेंस। मतलब अगर 80% से आपका ज़्यादा अटेंडेंस है ना, तो आपको इतना कुछ स्टाइपेंड भी सरकार के द्वारा मिलेगा। ट्रेंड कैंडिडेट्स विल प्रोवाइडेड प्लेसमेंट आफ्टर असेसमेंट सर्टिफिकेशन। और इसमें कैंडिडेट कौन कौन भाग ले सकते हैं? 18 से 45 ईयर्स के बीच में, जो क्या SC, OBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सफाई कर्मचारी के अंडर है, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग जो है ये लार्जली इंटेंडेड है किनके लिए? रूरल आर्टिशंस के लिए, डोमेस्टिक और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक और भी था सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था इस सीमा दर्शन प्रोग्राम को। कहाँ पर? गुजरात के बॉर्डर, गुजरात इंडो पाक बॉर्डर इन द गुजरात, है ना, जिसका मेन एम यही है दैट उस बॉर्डर के कुछ कुछ रीजन्स को खोल दिए जाएंगे लोगों के कारण, लोगों के लिए बेसिकली, जिससे लोग वहाँ पर जाएं और विजुलाइज करें दैट एक BSF पर्सनल, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल्स, कैसे उन रीजन्स में, इन हॉस्पिटेबल रीजन्स में रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना। तो उससे जिसे समझ के काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप द पैट्रियोटिज्म आए, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीज़ें बोल सकते हैं, उसके कारण भी ये सब चीज़ें प्रमोट की जा रही है। एनीवेज आपको जस्ट समझना पड़ेगा, है ना। आ जाता है MCQs में दोस्तों। कल के इसमें कुछ MCQs पूछी गई थी। जैसे पहला वाला MCQ था MH-60R हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हम लोग ले रहे हैं? USA, राइट। नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन के रिलेटेड था, दैट फोर्टिफिकेशन इन द एडिशन ऑफ की क्या होता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स थे जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही थे। तीसरा था बेसिकली दैट कौन सा सिटी रिसेंटली इंक्लूड किया गया इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज, तो उसमें सही आंसर था बेंगलुरु, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, मतलब विच वॉज आंसर। द करेक्ट ऑप्शन वॉज CCC। देखो क्लियरली हम लोगों ने देखा CCC वॉज द करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें ऑलमोस्ट अभी देखो अभी क्या हुआ ना, कम आप लोग का कमेंट्स इसलिए आया है क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, लैग कुछ चल रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसलिए लेट वीडियोस अपलोड हो रहा है, ठीक है। बट इवेंचुअली मैं मेक श्योर कर रहा हूँ आपको कल से प्रॉपरली सही हो जाएगा। ये वाला भी जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा लेट से आ सकता है आपको, बट एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट। यू गाइज मेक श्योर दैट आप जो है ना नीचे कमेंट में लिखते रहो, ठीक है। आप ऐसा रोको मत, ठीक है। तो इन लोग सबका सही हुआ, बट औलौकिक गोगोई भाई साहब ने दूसरा वाला गलत कर दिया, राइट। सो एनीवेज कोई बात नहीं, आप भी धीरे धीरे हर रोज अटेंड करते रहो, बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। पहले आई क्वाइट रिमेंबर इट दैट गीतिका कश्यप जी वो पहले कुछ रॉन्ग करती थी, 1-2 आंसर रॉन्ग हो जाता था, बट शी हैज़ ऑल्सो कम इन टू सही ट्रैक। उसके बाद सुमैया रूहानी चौधरी जी ने, इनका तो ऑलमोस्ट सही होता है, इनका तो सही होता है। तो एनीवेज आप लोग भी सब समय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। आज का क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स विच इज प्रमोटेड इन रीसेंट डेज। ओके, दो स्टेटमेंट दी हुई है। इट विल हेल्प इन कैप्चरिंग द जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस टच पॉइंट्स डिप्लॉयड बाय मर्चेंट्स टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू सडनली स्टॉप ब्लैक मनी सर्कुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है विच अमंग द अबव इज और आर करेक्ट, ठीक है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेटिक इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट, नीति आयोग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। नेक्स्ट इज PM दक्ष योजना, अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्किलिंग and training programs is administered under which among the following ministry? Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Rural Development, Ministry of Social Justice and Empowerment। नीचे अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM दक्ष योजना। The scheme aims to increase the skill level of targeted youths by providing long-term and short-term skills followed by settlement in employment and self-employment, and it comes under Ministry of Social Justice and Empowerment। आपको बताना कौन सा सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, C neither 1 nor 2। अब आ जाता है आज का मेंस क्वेश्चन। अच्छा, ये सब लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, ठीक है। मेंस क्वेश्चन में देखो सिंपली मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट यू कैन गो थ्रू इट योरसेल्फ वन। आप खुद से एक बार लिखने का कोशिश कीजिएगा जरूर, और ये मॉडल आंसर देख लीजिए वेदर आप कितने पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। विद द होल new set of circumstances, India and Britain should recognize that they both need each other to achieve their larger goals। Discuss। मतलब अभी जो सर्कमस्टांसेस दिख रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है दैट वेस्टर्न कंट्रीज
विथ इंक्लूडिंग यूके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है रशिया को, राइट। और इंडिया की तरफ से एक छोटा सा भी क्रिटिसिज्म का वर्ड नहीं हमने देखा है रशिया के खिलाफ, दैट रशिया ने इन्वेड किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी जो आर्मी जनरल है ना बाजवाजी, उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया दैट हाँ ये रशिया का इन्वेजन है। तो देखो उन्होंने इन्वेजन, ये वर्ड भी जियो पॉलिटिक्स में है ना, एक एक वर्ड यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है उनका, एक एक वर्ड का, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उनका भी यही मानना है दैट हाँ यूक्रेन रशिया ने इन्वेड किया है, बट इंडिया ने इन्वेड तो छोड़ो, रशिया को क्रिटिसाइज ही हमने नहीं किया। तो अगेन ये सब देखकर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो है इंडिया को प्रेशराइज कर रही है दैट आप क्रिटिसाइज करो क्रिटिसाइज करो क्रिटिसाइज करो। तो वही सब चीज़ें देखते हुए एक आर्टिकल था, तो उसी को एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चन फॉर्म आउट किया है। आपको बताना इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन कैसा रहा है, क्या क्या दोनों में मतलब क्या क्या चाहिए, आई मीन दोनों जो देश है, दोनों ममालिक है, दोनों देश कैसे कैसे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए, एजुकेशनल रिलेशंस, कल्चरल लिंक्स अगर देख लीजिएगा, डिफेंस एक्सरसाइज अगर देख लीजिएगा, कैसे कैसे हम लोग मतलब कॉपरेट कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो सब आपको लिखना है। और अल्टीमेटली एक वे फॉरवर्ड पॉइंट देकर आप खुद से लिखिए पहले, उसके बाद एक मॉडल आंसर से अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।